मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर तथा सामने बैठे हुए माता भगिनी बंधुगण, डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन जैसे गंभीर विषय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिए भारतीय विचार मंच और डॉक्टर अंबेडकर ट्रस्ट, इन दो संस्थाओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और ऐसे गंभीर विषय पर सुनने के लिए आप आए, इसलिए आपको भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। किसी भी महापुरुष के जीवन के बारे में अगर समझना बोलना है तो महाराष्ट्र के एक बहुत विचारवंत ने एक बहुत मूलभूत समस्या बताई जिसको क्लासिकल डायलेमा कहते हैं। श्रीमान योगी नाम का शिवाजी पर महाराष्ट्र में एक चरित्र है, तो उसके प्रस्तावना में महाराष्ट्र के जो प्रख्यात विचारवंत थे नरहर कुरुंदकर जी, उन्होंने लिखा है कि किसी भी महापुरुष के जीवन को समझने में एक बड़ी मूलभूत समस्या है। समस्या क्या है कि उस महापुरुष के बारे में अच्छा लिखना हो, अच्छा बोलना हो, तो लिखने वाले को या बोलने वाले को, वो शिवाजी का चरित्र है इसलिए उन्होंने शिवाजी का नाम लिया है, थोड़ा बहुत मन से शिवाजी बनना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और फिर वो आगे लिखते हैं कि अगर वो ज्यादा शिवाजी बन गया तो फिर वो भाषण भीषण करते नहीं बैठेगा, किताब नहीं लिखेगा, वो स्वराज्य की स्थापना करेगा। और अगर वो मन से थोड़ा शिवाजी बन गया तो किताब तो लिख लेगा परंतु शिवाजी का उसको पूरा आकलन नहीं होगा। तो ये एक अर्थ से फिजिक्स के क्लासिकल डायलेमा जैसा डायलेमा है। डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान व्यक्ति क्या सोचते थे, ये समझने की मेरी पात्रता होती तो मैं यहां आपके सामने भाषण नहीं करता, राष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करता। इसलिए अंबेडकर जी मेरे जितने समझ में आए वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। फिर दूसरी उन्होंने उसके बारे में उसी समस्या का और एक पहलू बताया। उन्होंने कहा कि महापुरुष जो होते हैं वो मानो काल के ऊपर उठकर 200-300 साल पीछे और 200-300 साल आगे देखते हैं, और इसलिए उनका जो जीवन कार्य है कभी एक जीवन में पूरा नहीं होता, उनके मृत्यु के बाद भी उनका कार्य चलते रहता है। तो शिवाजी के बारे में उन्होंने कहा कि 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक के बाद शिवाजी की जो जनता थी, प्रजा थी, उसको लग रहा था कि बस ये शिवाजी अब बड़े जोर से चलकर औरंगजेब पर आक्रमण कर देगा। तो 1674 से 1680 में शिवाजी के मृत्यु तक औरंगजेब दिल्ली में था, उसके विरुद्ध दिशा में तमिलनाडु के जिंजी तक शिवाजी ने अपना राज्य बढ़ाया। और वो 1/4 महाराष्ट्र के एरिया में जो 300 किले थे, उन 300 किलों को हर किले की मजबूती की ओर ध्यान दिया, प्रजा की सुख समृद्धि की ओर ध्यान दिया। तो प्रजा के ध्यान में नहीं आ रहा था कि इसने राज्याभिषेक तो बड़े जोर से करवाया, अभी औरंगजेब पर युद्ध नहीं कर रहा है। तो कुरुंदकर कह रहे थे कि शिवाजी क्या सोच रहा है ये लोगों के समझ में नहीं आता। कुरुंदकर ने कहा है कि बाद में औरंगजेब जब चलकर आया तो राजाराम जब जिंजी तक चला गया तो इतनी दूर सेना फैलाना संभव नहीं था। एक एक गढ़, एक एक किला शिवाजी का जीतने में औरंगजेब को 2-2, 3-3 साल लगते थे, बहुत पैसा खर्च होता था। और जब दूसरा, तीसरा, चौथा किला जीत लेते थे तब तक मराठे आकर पहला किला वापस ले लेते थे। तो 27 साल तक औरंगजेब लड़ता रहा और आखिर में वही मर गया और वहीं पर मुगल सल्तनत की कब्र खुद गई। तो कुरुंदकर कहते हैं कि 1674 से 80 तक शिवाजी एक ऐसे औरंगजेब से लड़ रहा है कि जो महाराष्ट्र में आया ही नहीं है, और 1680 से के बाद 27 साल औरंगजेब एक ऐसे शिवाजी से लड़ रहा है कि जो इस धरती पर उपस्थित नहीं है। तो महापुरुषों के कार्य जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। अंबेडकर जी गए हैं, उनका कार्य का प्रभाव आज भी समाज में कायम है, कैसा है हम देखेंगे। परंतु आजकल क्या हो रहा है कि किसी भी महापुरुष के बारे में जानने में और भी कुछ छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है। जैसे उस महापुरुष के सारे वचन, उसने क्या बोला, वो सारा किताब में कंप्लीट वर्क्स में इधर उधर आ जाता है। अब बात क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो सामने वाले व्यक्ति के लिए बोलता है, वो कोई शाश्वत सत्य नहीं बताता।
और जब किताब में आदमी 100 साल बाद पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये अंबेडकर ने कहा ये शाश्वत सत्य है, ये विवेकानंद ने कहा शाश्वत सत्य है। जैसे विवेकानंद का एक फेमस वचन है कि भगवत गीता पढ़ने के बजाय थोड़ा फुटबॉल खेलो। अब सामने बैठा हुआ कोई दुबला पतला युवा होगा या युवा वर्ग होगा, तो इसके लिए विवेकानंद जी ने कहा कि भाई पहले थोड़ी ताकत तो कमाओ, भगवत गीता समझने की पात्रता तो लाओ। परंतु अगर हम आज वो वाक्य पढ़ते हैं कि भगवत गीता की बजाय फुटबॉल खेलो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि देश भर के सारे गीता पठन के क्लासेस बंद करके वहां फुटबॉल के क्लब चालू करो। क्योंकि विवेकानंद ने जो कहा है वो एक विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट लोगों के लिए कहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। किसी भी महापुरुष का वैसे नहीं होता। अब विवेकानंद की बात तो ठीक है, वो तो सन्यासी थे तो हर समय सच बोलते थे। राजनेता के बारे में और एक कठिनाई होती है कि राजनेता को हमेशा बोलना एक करना पड़ता है, करना एक करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि वो डिप्लोमेट के बारे में कि व्हेन ए डिप्लोमेट सेज यस ही मीन्स मे बी, व्हेन ए डिप्लोमेट सेज मे बी ही मीन्स नो, एंड व्हेन ए डिप्लोमेट सेज नो देन ही इज नॉट ए डिप्लोमेट। कोई भी राजनेता कभी किसी को ना नहीं कहता। तो ये जो राजनीति का स्वभाव है, इसके कारण भी ये जो सारे महापुरुषों के वचन है उसका अर्थ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए उसके कुछ वाक्य सिलेक्टेड ट्रुथ्स वगैरह निकाल के उसका मिस रीडिंग भी किया जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है, उनको फेल्स गॉड्स भी कहा जाता है। तो अब ये क्या होता है कि ये जो सिलेक्टिव ट्रूथ जो होता है ना, ये इट इज मोर डेंजरस देन ए लाई। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, ये हमारे संघ के बड़े नेता दत्तोमन ठेंगड़ी जी बताते थे, वो उनका नाम लेकर मैं अपना नाम लेकर बताता हूं कि मान लो मैं यहाँ भाषण के लिए खड़ा हो गया, उसके पूर्व मेरा छोटा सा परिचय इन्होंने करवा दिया। अगर वो कहती कि ये मिलिंद जी है, ऐसे ऐसे है, वो पढ़ते हैं लिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, ये है वो सब है, और आज वो आपके सामने शराब पिए बिना भाषण करने वाले हैं, तो बात तो ठीक है, यानी सच है कि मैं शराब पिए बिना भाषण करने वाला हूं, परंतु ये सिलेक्टिव ट्रूथ है। उसका दूसरा जो मतलब होता है कि प्रतिदिन रात्रि 9 बजे मिलिंद हो ये, तो सिलेक्टिव ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन लाइज। और ऐसा अंबेडकर जी के बारे में कई विद्वानों ने किया है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। फिर राजनीति में ऐसा कहते हैं कि पीपल यानी राजनेता जो होता है, दे प्रीफर टू बी रिलायबल रिलेवेंट देन कंसिस्टेंट, यानी आज के समय के लिए जो रिलेवेंट है उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन बीइंग कंसिस्टेंट। इसलिए उनकी भाषा और वो भी सब बदलते रहता है। तो राम मनोहर लोहिया जी ने गांधी जी के बारे में क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। वो कहते हैं, लगातार 6 महीने की गांधी जी की बातें जब मैंने एक साथ पढ़ी तब पता चला कि किस तरह बोली बदली जाती थी। जिस चीज को आज अहिंसा कहा उसको 2-3 महीने बाद हिंसा कह डाला, और जिसे हिंसा कहा उसको 3 महीने बाद अहिंसा कह डाला। इससे कहीं यह ना समझना कि गांधी मेरे नजरों में गिर गए। ये तो ऐसी चीजें हैं जिनका सिर्फ प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। ये रामकृष्ण शिव नाम का जो लोहिया का विख्यात लेख है उसमें का मैंने कोट आपको सुनाया। फिर श्री गुरुजी समग्र गोलवलकर समग्र में बाला साहब देवरस ने जो प्रस्तावना लिखी है, उस प्रस्तावना में उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। अब्राहम लिंकन की जीवनी के प्रस्तावना का एक कोट उन्होंने श्री गुरुजी के प्रस्तावना में दिया है और कहा है कि ये श्री गुरुजी को भी या किसी महापुरुष को अप्लाई होता है। वो क्या कहते हैं, ए वॉरियर, ए मैन ऑफ साइंस, एन आर्टिस्ट और ए पोएट आर जज्ड इन द मेन बाय डेफिनेट अचीवमेंट्स, बाय द विक्ट्रीज दे हैव वन, or by the joy and enlightenment they have brought to the consciousness of their own and succeeding generations. For the statesman, there is no such exact measurement of greatness. The chief work of a statesman lies in a gradual change of direction given to the policy of his people, still more in a change of spirit brought into them.
The statesman cannot mold a heterogeneous people as the men of a well-disciplined army can be molded to respond to his call and his alone. He has to do all his work in a society of which a large part cannot see the object of his work, and another large part, as far as they see it, opposite. Hence, his work at best is often incomplete, and he has to be satisfied with a rough average rather than with his ideal. और एक अंतिम बिंदु बताता हूं कि जिसके आधार पर महापुरुषों का मूल्यमापन, मुझे याद है कि अंबेडकर जी पर मुझे बोलना है। तो बिंदु यह है कि कोई भी महापुरुष जो होता है वो अपने समय का प्रोडक्ट होता है। अभी अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ, मान लो वो 1791 में होता तो उनके सामने के चैलेंजेस अलग होते, और वो जो समय है 20वीं सदी का, तो वो तो इतना फास्ट चेंजिंग टाइम्स है भारत में कि मान लो 20 साल 1921 में भी वो जन्मते तो उनके सामने के चैलेंजेस अलग होते। तो काल के प्रवाह ने अंबेडकर के सामने चैलेंजेस क्या लाकर रखे, ये समझे बिना अंबेडकर का काम समझ नहीं सकते, परंतु उस पर भी आगे आएंगे। जैसा मैंने कहा कि अंबेडकर पर मुझे बोलना है, तो अंबेडकर जी चीज क्या थे। तो पहली बात तो मैं उनका वर्णन करूंगा कि ही वॉज ए फर्स्ट क्लास एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिस्ट पॉलिटिशियन। उनकी जो डिग्रीज है, बीए है, एमए है, पीएचडी है, एमए बीए एल्फिस्टन कॉलेज से, एमए पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, बाद में डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन यूनिवर्सिटी से, और बाद में बार एट लॉ यानी बैरिस्टर जिसको कहते हैं वो ग्रेज इन से, वो लंदन की 4 इंस है जो बैरिस्टर्स की डिग्री देती है। और इन सब के उनके जो विषय है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये उनका एमए थीसिस का विषय है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कैसे लूटा इसका इकोनॉमिक टर्म्स में शुद्ध रीति ने वर्णन किया है। उनका डीएससी का थीसिस है लंदन का, उसका टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उसका विषय वही है कि ब्रिटिशों ने भारतीयों को कैसे लूटा, और वो इतना स्ट्रांग शब्दों में लिखा था कि डीएससी के उनके गाइड ने उनको एक बार वो वापस भेजा कि भाई पास होना है तो थोड़ा सा तो डाइल्यूट करके दे दो, बहुत ज्यादा टीका हो गई। तो ऐसी जिस व्यक्ति की देशभक्ति थी, परंतु देशभक्ति की ओर मैं नहीं जा रहा हूं, अगर आप वो पूरा पीरियड देखेंगे तो इकोनॉमिक टर्म्स में ब्रिटिशों को एक्सपोज करने वाले पूरे आजादी के आंदोलन में केवल 3 नेता हो गए। एक दादा भाई नौरोजी, दूसरे रोमेश चंद्र दत्त जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, तीसरे डॉक्टर अंबेडकर। और उसमें भी दादा भाई नौरोजी और रोमेश चंद्र दत्त ये ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं थे, अंबेडकर वॉज ए ट्रेंड इकोनॉमिस्ट। तो वन ऑफ द रेयर कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिशियंस हु वाज ए इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। उसके बाद एकदम मनमोहन सिंह ही हो गए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु स्वाधीनता आंदोलन में तो वो अकेले ही थे। और आर्थिक विषय पर उस विषय उन दिनों में इतना कम आता था, यानी दादाभाई नौरोजी ये 1825 से 1917 तक थे, आरसी दत्त 1848 से 1909 तक थे, तो अंबेडकर के पूर्व के हैं। 1915 से 23 तक ये अंबेडकर के सारे थीसिस आए हैं। उसके बाद भी अगर हम देखें आजादी तक, तो सखाराम गणेश देवुशकर की देशेर कथा है जो इकोनॉमिक ट्रीटाइजेस है। विल ड्यूरांट का 1930 में आया एक केस फॉर इंडिया है जिसमें फिर से इकोनॉमिक स्टडी है, या सुंदरलाल जी नाम के एक विद्वान के भारत में अंग्रेजी राज नाम का 1929 में 2 वॉल्यूम में प्रकाशित ग्रंथ है। तो यू कैन काउंट ऑन द टिप्स ऑफ हैंड्स। ऐसे रेयर कैटेगरी में डॉक्टर अंबेडकर की विद्वत्ता आती है। अंबेडकर जी ने मूक नायक नाम का पाक्षिक 1920 में चालू किया, बहिष्कृत भारत नाम का साप्ताहिक 1927 में चालू किया, प्रबुद्ध भारत नाम का 1956 में चालू किया। मैं संयोग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने जो साप्ताहिक चालू किया था उसका नाम भी 50 साल पहले प्रबुद्ध भारत ही था। शायद दोनों के मन में एक ही भारत बसता था। अब राजनीति में रहते हुए जन प्रबोधन के लिए साप्ताहिक, दैनिक आदि चलाने वाले भारत के राजनेता कितने हैं आजादी के पूर्व के? मैं तो केवल 2 ही गिना सकता हूं, तिलक और गांधी जी।
तो उस कैटेगरी में अंबेडकर आते हैं। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की। 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1956 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। इस हर संस्था की स्थापना में उनके सहयोगी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि वही 5 लोग मिलाकर नई नई संस्था चला रहे हैं। ऐसी समय के अनुकूल नई संस्था स्थापन करके उसको एस्टैब्लिश करने की जीवन में क्षमता रखने वाले भारत की राजनीति में केवल 2 ही नेता थे, एक महात्मा गांधी, दूसरे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ये कॉलेज में पढ़ाते थे, ही वॉज ए प्रोफेसर, कुछ समय के लिए प्राचार्य भी थे। 1925 में उन्होंने दलित छात्रों के लिए हॉस्टल्स चालू किए, उनको सिखाते थे। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी महाराष्ट्र में 40 शिक्षा संस्थाएं चला रही है। उसका जो पहला कॉलेज था सिद्धार्थ, मुंबई का, वो सिद्धार्थ कॉलेज भारत का ऐसा पहला कॉलेज है कि जिसमें सोशल साइंसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक सिखाने के लिए थे। तो राजनीति में रहते हुए शिक्षा क्षेत्र की ओर ध्यान देने वाले कितने राजनेता हुए? मैं तो 2 ही गिना सकता हूं, तिलक और आगरकर। और ये सारा का सारा करने वाले कितने राजनेता है? केवल एकमेव अंबेडकर, और वो भी बहुत विपरीत परिस्थिति में। आपको ध्यान में आया होगा कि पहले 5 मिनट में मैंने अंबेडकर शब्द को ही स्पर्श नहीं किया था। अभी मैंने अंबेडकर जी की विशेषताएं बताई, बाकी सारे नेताओं के तुलना में वो कैसे टॉल खड़े होते हैं। अभी तक मैंने दलित शब्द को स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अंबेडकर को नहीं है। अंबेडकर इज इन इटसेल्फ ही इज ए ग्रेट लीडर। परंतु संयोग से ग्रेट लीडर कैसे है? तो मान लीजिए कि मूक नायक उन्होंने 1920 में चालू किया, उसके पहले ही 1919 में उन्होंने साउथ बोरो कमेटी के सामने एक गवाह दी थी। तो 1919-20 ये उनके सार्वजनिक जीवन का अगर हम प्रारंभ मानते हैं, तो 1932 में सारे दलित नेताओं की उपस्थिति में गांधी जी और दलित नेताओं में जो पैक्ट हो गया, जिसको पुणे पैक्ट कहते हैं, उसका दूसरा नाम है गांधी अंबेडकर पैक्ट। उसमें देश भर के 8 प्रमुख दलित नेता थे, परंतु सभी 8 दलित नेताओं के शीर्ष नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर केवल 12 साल में उभर कर आए थे। 1941 में उनके जीवन के 50 साल जब पूरे हुए, तो उनका अभिनंदन करने वाली देश भर में 70 सभाएं हुई, जिसमें सभी पक्षों के नेताओं ने भाग लिया। उसमें 3 सभाएं ऐसी थी कि जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा उपस्थिति थी। उसमें एक सभा में तो अंबेडकर स्वयं भी उपस्थित नहीं थे, फिर भी 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। तो 20 साल के अंदर वो देश के शीर्ष नेताओं के स्थान में पहुंच गए थे, और 1951 में भारत के संविधान निर्माता के रूप में देश के शीर्ष राष्ट्र महानायक के रूप में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया था। उसकी और एक विशेषता मैं आपको बताता हूं, तो आपको अंबेडकर जी कितने एस्ट्यूट पॉलिटिशियन थे ये ध्यान में आएगा। ये पूरे कालखंड में गांधी जी को विरोध करके एक भी राजनेता भारतीय राजनीति में बचा नहीं। सुभाष चंद्र बोस जो थे, वो गांधी जी का विरोध करके कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर आए, परंतु उनको इस्तीफा देना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी से एडजस्ट करना पड़ा, ऊपर ऊपर से तो उनकी लीडरशिप स्वीकार करनी पड़ी। 20 से 47 के कालखंड में गांधी जी का विरोध करके भी जो देश के शीर्ष राजनीति के स्थान पर पहुंचा, ऐसा एकमेव नेता है डॉक्टर अंबेडकर, और इसके लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत लगती है। एस्ट्यूट पॉलिटिशियन का एक वो उदाहरण है। अब जो एस्ट्यूट पॉलिटिशियंस होते हैं, नॉट नेसेसरीली वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। विरोधी पक्ष में होते हैं तो अच्छे लगते हैं, मंत्री बनने के बाद बुरे लगते हैं, हमको सबको पता है। परंतु अंबेडकर ऐसे नहीं थे। वॉर कैबिनेट का मिनिस्टर के रूप में ही उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और जो बात बहुत लोगों को पता नहीं है कि 42-45 जब वो वॉर कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनके पास बांधकाम का भी डिपार्टमेंट था।
तो हिंद महासागर को अरब महासागर से जोड़ने की योजना पर उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, जिसको आज इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स प्रोजेक्ट कहते हैं। अब उनको पता था कि 42 से 45 तक तो ये पूरा नहीं होने वाला, परंतु जैसा मैंने कहा कि महानायक हमेशा आगे की पीढ़ियों का सोचता है। उस विषय को उस क्षमता से उठाने वाला केवल एक पंतप्रधान बाद में हुआ है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी। और एक छोटी सी बात बताकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि जब रिपब्लिकन पार्टी की उन्होंने 1956 में स्थापना की, तो 1956 में उन्होंने ये कहा कि ये जो राजनीति में नए नए युवा आते हैं उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रेनिंग देने के लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए, और ऐसी इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापन की जो उनके जाने के बाद भी 1 जुलाई 1956 से 1 मार्च 1957 तक चलती रही। पूरे भारत की राजनीति में पार्टी की ओर से चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसके बाद केवल एक पार्टी ने चलाई, भारतीय जनता पार्टी, जो रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी चलाती है। तो एक अद्भुत विजन वाला नेता था, और अभी तक मैंने जो भी गुण बताए उसमें कहीं भी मैंने दलित शब्द को स्पर्श नहीं किया है। तो दलित शब्द का भारत की राजनीति में स्थान क्या है? अंबेडकर संयोग से दलित समाज में जन्मे, इसलिए उन्होंने उस समस्या की ओर ज्यादा ध्यान दिया, बाकी लोगों ने कम दिया। परंतु स्वतंत्रता के आंदोलन में दलित समस्या एक विशेष स्थान रखती है। जॉन माल्कम नाम का जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कैसा राज करना चाहिए इसकी सारी फिलॉसफी बनाई, उसने ये कहा कि आप संस्थानिकों को आगे रखो, लोगों को ये पता ही ना लगने दो कि दूसरा कोई राज कर रहा है, संस्थानिक ही राज कर रहे हैं। उनको चलाने के लिए आपको 500 पॉलिटिकल एजेंट्स लगेंगे, परंतु भारत आप सीधा चलाओगे तो आपको 5000 कलेक्टर्स लगेंगे, जो आपके पास है नहीं। ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस उसने डेवलप किए। ऐसे जॉन माल्कम की 1813 के पार्लियामेंट के सामने गवाह है। विषय है भारतीयों को शिक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और उसके पूर्व का, जॉन माल्कम के पूर्व का जो वक्ता बोला, उसने ये कहा कि अमेरिका के लोगों को शिक्षा देकर हम पछता चुके हैं, अमेरिका अब हमसे आजाद हो चुकी है, अब ये गलती फिर से इंडिया के बारे में नहीं करना चाहिए। जॉन माल्कम ने अपनी गवाही में कहा है, और वो शिक्षा फिर एंग्लिकन देना कि ओरिएंटल देना, ये भी डिबेट चल रहा था, जिसका डिसीजन 1835 में फिर मैकॉले ने किया। तो जॉन माल्कम कहता है कि आप भारतीयों को चाहे जितनी शिक्षा दो, चाहे अंग्रेजी दो, चाहे ओरिएंटल दो, जब तक भारतीयों में आप जातियों के भेद कायम रखेंगे तब तक ब्रिटिश राज को कोई भी धोखा नहीं है। तो स्वाधीनता के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में जॉन माल्कम ने देखा कि जब तक ये समाज जातियों में विभक्त है तब तक भारत आजाद नहीं हो सकता। ये दलित समस्या का भारत की राजनीति में स्थान है। अब ये जो, जैसा मैंने कहा कि ये दलित मूवमेंट जो है, अंबेडकर का नेतृत्व जिस समय उभर कर आ रहा था, उस समय दलित मूवमेंट की कौन सी विरासत उनको मिली, ये अगर हम देखेंगे तो अंबेडकर के कार्य की महत्ता ध्यान में आएगी। वैसे दलितों के लिए कार्य का प्रारंभ हो गया 1848 में, महात्मा ज्योतिराव फुले ने पुणे में जो अस्पृश्यों के लिए स्कूल चालू किया उससे। परंतु व्यापक प्रमाण में सवर्ण लोगों ने दलितों के लिए काम किया, उसका श्रेय जाता है आर्य समाज को, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती तो ये मानते थे कि वेदों में जाति भेद को स्थान नहीं है और इसलिए सबने मिलकर एक व्यवहार करना चाहिए। स्वयं महर्षि दयानंद ने उदाहरण स्वरूप 1867 में, 1872 में चमार के हाथों से, नाई के हाथों से, भंगी के हाथों से और सार्वजनिक रास्ते पे खड़े होकर खाना खाया है और अपने शिष्यों को सीख दी है कि जाति भेद नहीं मानना है। और इसलिए उनके कई सारे शिष्यों ने दलित उद्धार के लिए काम किया। जैसे पंडित गंगाराम थे मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने आर्य दलितोद्धारक पाठशालाएं स्थान स्थान पर खोली, जहां दलित बच्चों को वो वेद का शिक्षा भी देते थे और आधुनिक शिक्षा भी देते थे। स्वामी श्रद्धानंद, जिनको हम कन्वर्शन के मूवमेंट के लिए ज्यादा जानते हैं, उन्होंने भी दलितों में भी उतना ही काम किया। उन्होंने 1921 में दलितोद्धार सभा दिल्ली में बनाई।
और 1924 में दिल्ली में 10,000 से भी ज्यादा लोगों का एक सहभोजन किया, जिसमें सभी सवर्णों ने इकट्ठा आकर दलित बंधुओं ने बनाया हुआ भोजन सार्वजनिक रूप से ग्रहण किया। गुरुकुल कांगड़ी जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने खोली, उसमें दलित और सवर्ण शिक्षार्थियों को एक साथ एक समान शिक्षा दी जाती थी। तो ये आर्य समाज ने ऐसा बहुत स्थानों पर किया, परंतु जैसे अपने बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़, तो उन्होंने जब तय किया कि सारे बड़ौदा संस्थान में दलितों के लिए पाठशालाएं खुलेगी, तो दुर्दैव से सवर्ण शिक्षक नहीं मिल रहे थे। तो बड़ौदा के गायकवाड़ ने आर्य समाज से संपर्क किया और बड़ौदा की पहली दलित स्कूल के लिए जो टीचर आया आत्माराम अमृतसरी, वो अमृतसर से और आर्य समाज का शिक्षक था, और आर्य समाज के टीचर्स ने बड़ौदा के गायकवाड़ उनके स्कूल चलाए। परंतु ये सब करने वाले जो भी आर्य समाज के लोग थे, उनको ट्रीटमेंट क्या मिली हिंदू समाज से? तो हिंदू समाज ने उनके बेटियों से विवाह करना बंद कर दिया, उनको अपने घर में रोटी व्यवहार बंद कर दिया, उनको कुएं में पानी भरना बंद कर दिया सवर्ण होते हुए भी। और इसलिए आर्य समाज में एक झगड़ा खड़ा हो गया, और उसके कारण आर्य समाज से एक दलितों का बहुत बड़ा वर्ग हट के बाहर निकल कर आया, स्प्रिंटर ग्रुप ऑफ आरएसएस, जिसका नेतृत्व किया स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने। स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने जो संस्था बनाई उसका नाम है आदि हिंदू सभा। वो आदि हिंदू सभा का जो 1923 में पहला अधिवेशन हुआ, उसको 20,000 लोग उपस्थित थे, और 1927 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, उसको उत्तर प्रदेश से 25,000 और बाकी 8 राज्यों से 3,000 प्रतिनिधि, ऐसे 30,000 लोगों का अधिवेशन हुआ। अब ये अच्युतानंद क्या कहते थे कि ये आर्य समाज वगैरह ये सब झूठ है, ये जो आर्य है ये बाहर से आए और इन्होंने हम जो अनार्य थे इन पर इनको गुलाम बनाया। इसलिए प्रिंस ऑफ वेल्स को 1922 में उन्होंने एक निवेदन भी दिया है कि ब्रिटिशों का राज भारत में रहना चाहिए, क्योंकि वो रहेगा तो ही कुछ दलितों को उद्धार की आशा है। और ये जो अच्युतानंद हरिहर का ट्रेंड है, ये अच्युतानंद हरिहर से रामस्वामी नायकर तक उस समय के पूरे दलित मूवमेंट में उभर कर आ रहा था कि ब्रिटिश जो है वो हमारे मित्र है, और आर्यों ने बाहर आकर हमको दास बनाया। तो एक रेशियल थ्योरी का उसमें ट्रेंड आ रहा था। वैसे बाबूराम मुगोवालिया थे जो गदर मूवमेंट में शामिल हुए, और बाद में पंजाब में उन्होंने आद धर्म बनाया, यानी आदि धर्म। तो 1931 के सेंसस में पंजाब के 5 लाख दलितों ने अपने को आदि धर्म के नाम से रजिस्टर किया है। और फिर से वही थ्योरी कि हम अनार्य है वो आर्य है। दक्षिण में हुआ कि हम द्रविड़ है वो आर्य है। फिर दूसरा एक ट्रेंड चला कि सारे दलितों ने क्लेम करना प्रारंभ किया कि हम मूल रूप से क्षत्रिय थे, हम मूल रूप से वैश्य थे। जैसे यूबीएस रघुवंशी ने 1910 में चंवर पुराण लिखा, जिसमें चमार जाति जो है वो मूल रूप से क्षत्रिय कैसी थी उसका वर्णन है। सूर्यवंशी क्षत्रिय जयसवार सभा 1926 में बनी। सुंदरलाल सागर जी ने यादव जीवन नाम की किताब लिखी 1929 में। राम नारायण यादवेंदु ने यदुवंश का इतिहास लिखा। ये मैं एक प्रांत का सैंपल रूप में बता रहा हूं। ये सारे 1920 के 30 के बीच में ये जो लिटरेचर आया सनातनी हिंदुओं से, जो आर्य समाज के प्रभाव में नहीं थे, वो सारे लिटरेचर ये क्लेम करता है कि मूल रूप से क्षत्रिय है, मूल रूप से हम वैश्य है। किसी कारण से, इस कारण से इस ऋषि ने शाप दिया इसलिए हम दलित हो गए, ये हो गए, परंतु अभी हम फिर से अपनी जाति में आना चाहता है। दुर्दैव से उस समय के क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने उनको नकारा कि नहीं, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप दलित ही हो, आप वैसे ही रहो, वगैरह वगैरह। सेम ट्रेंड दक्षिण भारत में आपको दिखता है। पाल नाम की जो एक अनटचेबल कास्ट थी, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया कि हम क्षत्रिय है और हमारा रजिस्ट्रेशन सेंसस में क्षत्रिय के रूप में होना चाहिए। वन्नियार लोगों ने क्लेम किया, चेट्टियार लोगों ने वैश्य करके क्लेम किया, और दुर्दैव से उस समय के वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सब लोगों ने उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे नहीं हो। फिर तीसरा एक ट्रेंड चला टेम्पल एंट्री का। हमको लगता है कि ये सब
बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। वो जो आपने कहा ना कि स्कूल में सिखाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब झगड़े लगाए। टेम्पल एंट्री की मूवमेंट पूरे देश भर में चली है। 1895 में नाडर लोगों ने कामुठी मंदिर में एंट्री के लिए सत्याग्रह किया था। 1897 में वो जबरदस्ती से मीनाक्षी मंदिर में घुसकर गए थे। 1889 में विश्वनाथ स्वामी टेम्पल शिवकाशी में जब दलित घुसकर गए तो शिवकाशी में दलित विरुद्ध सवर्ण बहुत बड़ा दंगा हुआ, उसमें कम से कम 40 दलित मारे गए। फिर 1917 में 2000 पुलाया लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोसेशन निकाल के चिंगननूर केलर के अय्यनकाली टेम्पल में जबरदस्ती में घुसकर प्रवेश किया। फिर से झगड़े हुए। 1924-25 में वाइकोम टेम्पल रोड, और वो तो आंदोलन ऐसा था वाइकोम का कि मंदिर में जाने का भी नहीं था, मंदिर के सामने के रास्ते से दलितों को जाने नहीं देते थे। और वो आर्टरी रोड था, गांव के एक ओर से दूसरी ओर जाना तो उससे जाना ही पड़ता था, तो दलितों ने ऐसा घूम के जाना। तो मंदिर के सामने से रास्ते से हमको जाने दो, ऐसा प्रयास करने के लिए दलितों को आंदोलन करना पड़ता था। ये केवल 100 साल पुरानी बात है। तो वो सत्याग्रह हुआ। 1929 में पुणे में पार्वती मंदिर में, अमरावती के काली मंदिर में प्रवेश का सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अंबेडकर का 1930 से 35 का प्रदीर्घ चला हुआ नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह है। तो ये देखकर बहुत जो सौम्य हिंदू था उसका भी और जो प्रगतिशील था उसका भी खून ऐसा खोलता था। मैं अभी आपको एक कोट सुनाता हूं। एक वाराणसी में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था वाइसराय को निवेदन देने के लिए। तो उस जुलूस के बारे में और जुलूस किस विषय पर था, अछूतों को मंदिर में जाने देना पाप है, इसलिए वाइसराय साहब भगवान कृपा करो उनको रोको। और सारे संत महंत मिलाकर और 4 में से एक प्रमुख शंकराचार्य मिलाकर उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। ये 1932 की बात है। तो मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि आपका फतवा बड़े बड़े मसलों को हल करता था और आज धर्म के विषय को लेकर वाइसराय के पास कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए जा रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? यह वही हिंदू जाति है जो आपके चरणों की रज माथे पर लगाते हुए अपने को धन्य मानती थी। आज आपकी उनकी नजरों में तिल मात्र प्रतिष्ठा नहीं रही। अत्यंत सौम्य भाषा में साहित्य निर्माण करने वाले मुंशी प्रेमचंद को इस भाषा में लिखना पड़े, ऐसा हिंदू समाज का उस समय का व्यवहार था। और इसका सबका एक क्लासिक एग्जाम्पल केरल में मिलता है, जिसको विवेकानंद ने पागलखाना कहा था। तो केरल में 3 प्रकार के आंदोलन हुए। एक नारायण गुरु का आंदोलन हुआ। नारायण गुरु ने यह कहा कि हम एजवा है, चलो सवर्ण हमको दलित मानते हैं, उनकी ओर ध्यान ही मत दो, आप अपना स्तर बढ़ाओ। एजवाओं के लिए उन्होंने अलग शिव मंदिर खोले, एजवाओं के लिए अलग स्कूल्स खोले। आप शिक्षा का प्रसार करो, अपना स्तर बढ़ाओ, उद्योग धंधा करो, अपना आर्थिक स्तर बढ़ाओ, अपने अलग देवालय स्थापन करो, हिंदुओं से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये श्री नारायण धर्म प्रतिपालम संघ आज भी केरल में चल रहा है, आज भी बहुत प्रभावी है। तो यहां तो सवर्णों के झगड़े की कोई बात नहीं थी, फिर भी सवर्णों ने एजवाओं को आज तक अस्पृश्य ही माना है। एग्जैक्टली पैरेलल, ये नारायण गुरु 1856 से 1928 में हुए हैं। एग्जैक्टली पैरेलल अय्यनकाली नाम का एक पुलाया का नेता था, 1863 से 1941 उसका पीरियड है। अब ये थोड़ा ऐसा 6 फुट ऊंचा तगड़ा, और जिसको मैचो मैन कहते हैं आजकल की परिभाषा में, ऐसा था। तो वो कहता था कि ये सवर्ण कौन है हमको रोकने वाले। घोड़े पर बैठकर दलितों ने नहीं जाना तो ये घोड़े पर बैठकर मार्केट से जाता था, और अगर कोई सवर्ण उसको रोकता था तो उसको 2-4 रट्टे लगाता था। फिर पुलाया बस्ती में उसने एक स्कूल खोला, तो कोई ब्राह्मण शिक्षक आने के लिए तैयार नहीं था, तो ये 10 पुलाए लोग डंडे लेकर गए ब्राह्मणों के घर, आते हो या आपको हाथ पैर तोड़ दूं। तो 2 डर के मारे बेचारे पढ़ाने के लिए आ गए। तो ऐसा आंदोलन चलाया, फिर भी पुलाया को सवर्ण हिंदुओं ने अस्पृश्य ही माना। और तीसरा वाइकोम सत्याग्रह था, जिसमें पेरियार रामस्वामी नायकर, जो उस समय कांग्रेस में थे, बाद में उन्होंने द्रविड़ मूवमेंट चालू किया।
पेरियार रामस्वामी नायकर थे, महात्मा गांधी थे, देश भर के बड़े बड़े कांग्रेस नेता वहां जाकर सत्याग्रह कर रहे थे। कह रहे भाई मंदिर प्रवेश की बात नहीं है, मंदिर के सामने का रास्ता तो छोड़ो दलितों के लिए। और सवर्ण हिंदू वो नहीं मान रहे थे। तो अंबेडकर के पास दलित समस्या की जो विरासत आई है नेशनल लेवल पे, उसमें 3 बातें आई है कि चाहे आप दंगा करो, चाहे आप हाथ जोड़ो, चाहे आप हिंदुओं से अलग होकर अपना उत्थान करो, हिंदू आपको अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके कारण दलित नेताओं में जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था वो आर्य अनार्य, आर्य द्रविड़ और ब्रिटिश हमारे मित्र है ऐसे रूप में प्रकट हो रहा था, रामस्वामी नायकर से लेकर अच्युतानंद हरिहर तक। ये अंबेडकर जी को विरासत में दलित मूवमेंट मिली थी। जो महाराष्ट्र में उनको विरासत में मिला उसमें थोड़ा सा अच्छा मिला, क्योंकि क्या है कि 1848 से ज्योतिबा फुले के कारण महाराष्ट्र में एक बहुत चेतना जग गई थी। फिर ये जो अंबेडकर की कम्युनिटी है, महार कम्युनिटी, अब ये क्या है, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम भी है और वो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम भी है। तो हर जाति के लिए एक गांव में काम है। ये महार लोगों के लिए 52 प्रकार के काम थे। अब ये संयोग से ये महार लोगों के जितने काम थे, ब्रिटिश लोगों का राज आने के बाद ये सारे के सारे काम सरकार ने ले लिए। महार लोगों के पास गांव की रक्षा का काम था, पोस्टमैन का काम था, तो टपाल खाता खुल गया, रक्षा का काम पुलिस ने ले लिया। तो 1921 के सेंसस में ही केवल 13% महार अपने ट्रेडिशनल उपजीविका में बचे थे। बाकी सारे मिल में मजदूर, रेलवे में गैंगवन, मिलिट्री में के रिटायर्ड लोग ऐसे बनना चालू हुआ था। तो उनमें एक चेतना जग पड़ी थी। फिर जो शाहू महाराज थे कोल्हापुर के, वो दलितों के बहुत बड़े समर्थक थे। तो 1902 में ही अपने कोल्हापुर संस्थान में उन्होंने 50% पोस्ट जो है वो दलितों के लिए रिजर्व कर दी थी। उन्होंने 1920 में माणगांव में एक दलितों की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की। तो माणगांव के सवर्णों ने कहा कि यहां कॉन्फ्रेंस होगी तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, उनको पानी नहीं देंगे। शाहू महाराज ने कहा जो पानी नहीं देगा उसको मैं जेल में डालूंगा। तो फिर सब लोगों ने पानी दिया, परंतु ऐसा व्यवहार था। बाद में ये शाहू महाराज भी आर्य समाज के प्रभाव में आ गए। तो स्थान स्थान पे उन्होंने शिवाजी वैदिक विद्यालय वसतिगृह खोले थे, जहां लोगों बच्चों को वेद का भी शिक्षा दिया जाती थी, आधुनिक भी शिक्षा दी जाती थी। तो अंबेडकर के पास जो विरासत थी, उनका एक जागरूक महार समाज जो महाराष्ट्र में 10% के आसपास है, कोल्हापुर के शाहू महाराज और बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़, इनका एक सपोर्ट और दलित आंदोलन की ये विरासत। अब इसमें अंबेडकर जी के सामने 3 प्रश्न थे। और ये जो दलित आंदोलन देश भर का चला, वैसा ही अंबेडकर जी ने शुरू के पीरियड में चलाया है। यानी ये जो समाज समता संघ जो अंबेडकर ने स्थापन किया था, वो समाज समता संघ की ओर से अस्पृश्यों को, महार लोगों को जनेऊ पहनकर वेद की शिक्षा दी जाती थी। और ये करने वाले जो पांडुरंग शास्त्री पालय थे, उन्होंने बदलापुर गांव में, यानी मेरे ही गांव में 1927 में शिवाजी जयंती के उत्सव में अंबेडकर जी को अध्यक्ष के रूप में बुलाया। तो सवाल एक खड़ा हुआ कि वो कहां रुकेंगे। तो पालय शास्त्री ने कहा कि मेरे यहां रुकेंगे, अपने घर में उनको ठहराया। फिर 27 का जो महाड़ का आंदोलन है, चौदार तले का, उसकी भी बैकग्राउंड यही है। 1923 में मुंबई की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया था कि मुंबई प्रोविंस में, बॉम्बे प्रोविंस में जितने भी पब्लिक प्लेसेस होगी वो सारी सबके लिए खुली रहेगी। और महाड़ की नगर परिषद ने प्रस्ताव किया था कि बॉम्बे असेंबली के प्रस्ताव के अनुसार ये जो चौदार टैंक है, चौदार तळे जे आहे, वो अस्पृश्यों के लिए खुला रहेगा। तो अंबेडकर जी ने महाड़ स्थान निर्माण क्यों चुना, इसके बारे में अंबेडकर कहते हैं कि मैं ये दलित विरुद्ध सवर्ण ऐसा झगड़ा नहीं होने देना चाहता हूं। मैं ये झगड़ा अस्पृश्यता मानने वाले और अस्पृश्यता न मानने वाले ऐसा खड़ा करना चाहता हूं। और इसलिए महाराष्ट्र की एक उस समय की बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी थी जिसको नॉन ब्राह्मणेतर पार्टी ऐसा ही कहते थे। तो उनको फिलॉसफी वही थी एंटी ब्राह्मण। तो उसके जेधे और जवलकर नाम के 2 बड़े नेता थे। उन्होंने अंबेडकर को अप्रोच किया कि आप हमारा समर्थन ले लो
तो हम हजारों हजार लोग लेकर, क्योंकि वो मराठा कास्ट के थे, तो हजारों हजार लोग लेकर महाड़ में आपके समर्थन में आएंगे। शर्त हमारी एक रहेगी कि उसमें आपके साथ एक भी ब्राह्मण नहीं रहना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने उनको मना किया कि आपका समर्थन मुझे नहीं चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा कि मेरा विरोध ब्राह्मणों को नहीं है, मेरा विरोध ब्राह्मण्य को है, और किसी कास्ट के खिलाफ मैं अपना आंदोलन खड़ा करना नहीं चाहता। फिर ये मनुस्मृति दहन के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। तो मनुस्मृति वास्तव में ये कोई एक्सक्लूसिव स्मृति है नहीं। ब्रिटिशों ने कोर्ट जजमेंट देते समय मुसलमानों का कुरान के आधार पर देना, तो हिंदुओं को किस आधार पर देना, तो उन्होंने एक मनुस्मृति चुना, इसलिए वो देश भर में प्रचलित हो गई। तो 1927 में महाड़ में मनुस्मृति दहन के पूर्व देश भर में 5 स्थानों पर दलितों ने मनुस्मृति जलाई थी। ये कुडी आरसू नाम का तमिलनाडु का जो पेपर है, उसके 1927 के महाड़ सत्याग्रह के पूर्व के अंक में उसके सारे वर्णन है। ये जो 1927 का इलाहाबाद का आदि हिंदू कॉन्फ्रेंस मैंने बताया अच्युतानंद हरिहर का, उस आदि हिंदू कॉन्फ्रेंस का अंत जिस सॉन्ग से हुआ था, गान से हुआ था, उसका ध्रुवपद था मनुस्मृति हमको जला रही है। अंबेडकर जी ने केवल मनुस्मृति जलाई। तो इसलिए अंबेडकर जी की विशेषता उसमें नहीं है। जो दलित आंदोलन चल रहा था वो सारा का सारा दलित आंदोलन प्रो हिंदू था। उसमें जो दोष आ रहे थे, तो अंबेडकर वॉज द फर्स्ट दलित लीडर जिसने फर्मली ये कहा कि ये ब्रिटिश राज हमारे हित में नहीं है, और बहुत तथ्यों के आधार पर कहा। जैसा बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने 1928 में जो निवेदन दिया है साइमन कमीशन को, उसमें उन्होंने ये कहा कि 1855 तक ब्रिटिशों ने, और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कहा, 1855 तक ब्रिटिशों ने दलितों को शिक्षा देने से नकार दिया है। और आज ब्रिटिशों के कारण ये दलित इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगर 1000 सवर्ण हिंदुओं में से 179 हिंदू अगर पढ़े लिखे हैं, तो 1000 दलितों में से केवल 18 दलित पढ़े लिखे हैं, और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। दे हैव डिच्ड अस। अंबेडकर जी कहते थे कि जब वो वीक थे तब दलितों को सेना में भर्ती करके उन्होंने उनको जीता, और 1893 में ब्रिटिशों ने प्रोविंशियल आर्मी में दलित लोगों का प्रवेश नहीं होगा ऐसा आदेश निकाला, क्योंकि तब तक सवर्ण हिंदू ब्रिटिशों की सेना में भर्ती होने लगे थे। तो अंबेडकर जी ने कहा कि ये ब्रिटिश लोग जो है ये हमको डिच करते हैं, हमारा समयानुसार उपयोग करते हैं, ये हमारे सबसे पहले दुश्मन है। 1930 में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले नागपुर में जो एक दलित कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें अंबेडकर जी ने भाषण किया कि जब से ब्रिटिश राज यहां आया है 31 बड़े बड़े अकाल हुए हैं, और जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग मरे हैं। इस पर अभी बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक स्टडीज भी बाहर आए हैं कि कैसे ब्रिटिशों ने यहाँ के जल व्यवस्था को उद्ध्वस्त किया और कैसे उसके कारण अकाल आए। परंतु अंबेडकर प्रश्न उपस्थित करते ये जो 2.5-3 करोड़ लोग मरे, ये कौन मरे? जब भी कभी संकट आता है तो समाज की जो सबसे दुर्बल कड़ी होती है वो पहले मरती है, और इसलिए जो 2.5-3 करोड़ लोग मरे हैं उसमें सबसे ज्यादा दलित लोग मरे हैं। इनका खुद ब्रिटिश लोगों के हाथ पर है, और इसलिए अंबेडकर ने उस सभा में कहा है कि यह एक कारण भी पर्याप्त है ब्रिटिशों को यहां से चले जाओ कहने के लिए। तो जो एक दलित आंदोलन ब्रिटिश हमारा मित्र है ऐसी मानसिकता में जा रहा था, अंबेडकर के नेतृत्व के कारण वो एंटी ब्रिटिश और देशभक्त बन गया। परंतु यह करते समय अंबेडकर जी के सामने 3 समस्याएं खड़ी हो गई कि एक तो फिर ये दलित समस्या का निदान क्या करना, अगर वो आर्य अनार्य झगड़ा है या नहीं है। और आर्य अनार्य झगड़ा कहते हैं, आर्य द्रविड़ झगड़ा कहते हैं, तो उसको एक रेशियल टोन आता है। तो अंबेडकर जी ने 1916 में कास्ट इन इंडिया नाम का जो अमेरिका के एक एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार में जो थीसिस पढ़ा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू वेल नोन इथनोलॉजिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया
is a mixture of Aryans, Dravidians, Mongolians and Scythians. वो ये कहते हैं कि ये चारों जातियां भारत में ट्राइबल अवस्था में आई, आपस में उन्होंने झगड़ा किया, आज भी वो इतनी दृष्टि से होमोजीनियस नहीं है। इसलिए अंबेडकर जी कहते हैं उसमें कि पूर्व भारत का जो भारतीय है वो शरीर और रंग रूप से अलग दिखता है उत्तर भारत से, और दक्षिण भारत का जो है वो उत्तर भारत से अलग दिखता है। तो इथनिकली आज भी सारे अलग अलग है, परंतु ऐसे मिक्स हो चुके हैं कि दे हैव क्रिएटेड वन यूनिफॉर्म कल्चर। इसलिए वो कहते हैं, आई वेंचर टू से दैट देयर इज नो कंट्री दैट कैन राइवल द इंडियन पेनिनसुला with respect to the unity of its culture. It has not only a geographical unity, but it has over and above all a deeper and much more fundamental unity, the indubitable cultural unity that covers this land from end to end. और इसलिए वो कहते हैं कि ये झगड़ा जो है ये रेशियल नहीं है। वो कहते हैं, इफ द हिंदू सोसाइटी वेयर ए मेयर फेडरेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनिट्स, ये आर्य है, ये द्रविड़ है, ये अनार्य है, देन द मैटर वुड बी सिंपल इनफ। बट कास्ट इज ए पार्सलिंग ऑफ एन ऑलरेडी होमोजीनियस यूनिट, एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द जेनेसिस ऑफ कास्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ पार्सलिंग। और ये जो अंबेडकर जी ने कहा, इस पर इस विश्वास से वो कभी भी हिले नहीं है। 1916 का मैं पढ़ रहा हूं, 1946 में उन्होंने हु वेयर शूद्राज लिखा। वैसे कोई पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था कि वो ऐसी किताब लिखे, फ्यूचर जनरेशंस के लिए लिख कर रखा। उसमें वो कहते हैं, टू क्वेश्चंस आर रेज्ड इन दिस बुक, हु वेयर द शूद्राज एंड हाउ दे केम टू बिकम द फोर्थ वर्णा। वो कहते हैं, माई आंसर्स टू देम आर समराइज्ड बिलो। वो क्या है? तो शूद्र जो है वो सूर्य वंशीय आर्यों के वंशज है। एक समय ऐसा था जब आर्य सोसाइटी में 3 ही वर्ण थे। शूद्र नाम के राजाओं का ब्राह्मणों के साथ झगड़ा हो गया। शूद्र नाम के राजाओं ने, जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों को तकलीफ दी। उस झगड़े में ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो गिरते गए और चौथा वर्ण प्रारंभ हो गया। तो 1916 और 1946 30 वर्ष के संशोधन के बाद भी उनका ये मूल निष्कर्ष नहीं बदला है। और इसलिए जो अंबेडकर को मानने वाले हैं वो उससे बाहर आ गए। जो नहीं मानने वाले थे, रामस्वामी नायकर और वहां के दलित, वहां एक स्ट्रॉन्ग द्रविड़ मूवमेंट क्रिएट हो गया जो देश के विभाजन की करार तक कुछ समय के लिए हिंदू समाज को लेकर गया। फिर दूसरा प्रश्न उनके सामने था कि ये दलित समस्या का निदान तो ये है कि ये झगड़ा रेशियल नहीं है, ये केवल सोशियल इकोनॉमिक इश्यूज का झगड़ा है। तो फिर ये जो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है ये दलितों को कैसे प्राप्त करके देना, और उस पर उनके गांधी जी और बाकी सारे नेताओं से मतभेद हो गए। 1927 में ये अस्पृश्यता विरोधी लीग बनी थी जिसमें मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे। देश भर के बड़े बड़े हिंदू नेता और डॉक्टर अंबेडकर उसके लिए इकट्ठा आए थे, जिसको आगे चलकर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ में परिवर्तित किया। और फिर वो अस्पृश्योद्धार, मंदिर प्रवेश, ये सारे कार्यक्रम हाथ में लिए। अंबेडकर जी ने उसका इस्तीफा देते समय यह कहा है कि नाउ टाइम हैज कम दैट दिस मूवमेंट शुड फोकस मोर ऑन सिविल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो ये सिविल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगे? तो अंबेडकर जी कहते हैं, ये फिर से 30 का उनका भाषण है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पूर्व का। नो कंट्री इज गुड इनफ टू रूल ओवर अनदर, but the proposition does not end there. It is equally true that no class is good enough to rule over another class. तो अंबेडकर जी ने यह तय किया कि ब्रिटिश भी यहां से जाने चाहिए और सवर्णों का अन्याय भी दलितों पर नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, इफ वी प्रेस फॉर द इंडियनाइजेशन इन सर्विसेस विद द सेम लॉजिक वी शुड गो फॉर रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस।
अगर वहां से आप यहां लाना चाहते हैं तो यहां से और थोड़ा आगे बढ़ाओ। यह अंबेडकर जी का लॉजिक है। और इसके लिए उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर एडल्ट सफरेज आएगा, प्रौढ़ मताधिकार आएगा, तो यहां के दलितों का 20% और फर्स्ट पास द पोस्ट डेमोक्रेसी अगर आएगी तो यहां के दलितों के 20% मतों का एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि जो रिजर्वेशन को कभी हिला नहीं पाएगा। इसलिए उसके लिए वो झगड़े हैं। वो जो पूना पैक्ट है, वो यानी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए कि सेपरेट चाहिए, उसके पीछे का राज ये है कि 500 संस्थान थे। अब ब्रिटिश ये कह रहे थे 1935 के इंडिया एक्ट के समय, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाने के लिए आए थे साइमन कमीशन, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का विस्तारित रूप आगे 1949 में बना। तो ब्रिटिश ये कह रहे थे कि सारे असेंबलीज को ये जो इंडिया एक्ट है ये लागू होगा, ऊपर की सत्ता हमारी रहेगी। अंबेडकर कह रहे थे कि संस्थानों के प्रतिनिधि कहां से आएंगे, ब्रिटिश लोग कह रहे थे उसको संस्थानों पर छोड़ेंगे। तो अंबेडकर कह रहे थे कि अगर 500 संस्थानिक अपने प्रतिनिधि बिना चुनकर भेजेंगे तो उसमें से एक भी दलित नहीं आएगा, और फिर दलितों की आवाज इस देश में खड़ी नहीं हो सकती। और इसलिए गांधी जी से उनका जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में झगड़ा हुआ है वो इस बात पर है। गांधी जी को अंबेडकर ने पूछा कि संस्थानों में भी चुनाव होना चाहिए, इसका आप आग्रह रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो गांधी जी ने जवाब दिया है कि सिद्धांतता मैं आपसे सहमत हूं, व्यवहारता नहीं हूं। तो अंबेडकर ने कहा है कि अगर आप व्यवहारता जो बात कर नहीं सकते, ऐसे सिद्धांत का मुझे मेरे समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। यहां से वो झगड़ा प्रारंभ होता है, और इस प्रीमाइस को लेकर अंबेडकर चले। इसलिए उन्होंने अपमान सहन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए, लेबर मिनिस्ट्री में गए, संविधान सभा में कांग्रेस के कहने पर गए, जिस कांग्रेस का उन्होंने जीवन भर विरोध किया, परंतु प्रौढ़ मताधिकार और रिजर्वेशन ये अपने समाज को लाने में वो 100% यशस्वी रहे। आज 60 साल के बाद अगर हम सोचते हैं कि कौन जीता, महात्मा गांधी टेम्पल एंट्री सत्याग्रह करते रहे जीवन के अंत तक। 1939 के बाद उनको यश भी मिलना प्रारंभ हो गया। आज 50 साल के बाद भारत की पॉलिटी में टेम्पल एंट्री का कोई भी महत्व नहीं बचा है, और सारी अगड़ी जातियां हमको पिछड़ा कहो और रिजर्वेशन दे दो करके पीछे पड़ी है। तो हुज पॉलिटिक्स हैज वन। और अभी हम आए ही है अगर आरक्षण पे, तो आरक्षण पे भी मैं 2 बात कह ही देता हूं। ये बहुत चल पड़ा है कि 1951 से दलितों को आरक्षण है, 1951 से दलितों को आरक्षण है, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, जैसा हमने एहसान किया उन पर। अब बात क्या है, आरक्षण किसके लिए है? आरक्षण उस व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, कम से कम एसएससी तो हो आरक्षित नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो जब हम कहते हैं 1951 से दलितों को आरक्षण है, 1951 के सेंसस में भारत का लिटरेसी रेट, मैं एसएससी लोगों का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, केवल प्रौढ़ साक्षर जिनको अपनी स्वाक्षरी करना आता है और थोड़े अ आ ई पढ़ना आता है, वो लिटरेसी रेट भारत का है 18%, और उसमें दलितों का उसका आधा है 9%। तो 91% को जो रिजर्वेशन मिलने की संभावना ही नहीं है, वो देकर आप क्या करेंगे? इसलिए 51 से दलितों को आरक्षण है, ये एक मिथ है। और दूसरा भी मिथ है कि ये आरक्षण के कारण बहुत कुछ हो रहा है। आज का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आज भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मिलाकर 1,62,00,000 लोग एम्प्लॉयड है, और पिछले 10 साल से यह आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है। 1991 से लिबरलाइजेशन के कारण गवर्नमेंट का श्रिंक होना प्रारंभ हो चुका है। अब ये 1,62,00,000 लोग, वो स्टैटिस्टिकली अगर आपको बताना तो 30 साल का अगर वर्किंग लाइफ साइकिल हम मानते हैं, यानी मान लो 30 साल में ये 1,62,00,000 लोग सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे, ऐसा अगर हमने स्टैटिस्टिकली अज्यूम किया, तो हर साल केवल 5 या 6 लाख लोग रिटायर होते हैं, यानी 5 या 6 लाख वैकेंसीज क्रिएट होती है। उस 5 या 6 लाख में से
1/3 दलितों को होती है, बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को होती है या बाकी जातियों को होती है। यानी देश भर में 2 लाख नौकरियां केवल पैदा हो रही है, उसके लिए इतना झगड़ा। और वो भी यानी कोई एखादा उत्तर का कोई एखादा गरीब स्टेट में आरक्षण पर आंदोलन चलता तो, क्योंकि बात क्या है कि कुछ ना कुछ असंतोष तो रहेगा। जब तक आरक्षण है हमको मानना पड़ेगा कि असंतोष रहेगा। मैं गांव में था तो हमारे स्टेशन और गांव में लगभग 6 किलोमीटर का अंतर है। तो स्टेशन से आते समय हमारे चाचा एक लड्डू का पैकेट लेकर आते थे। उस पैकेट में हमेशा 10 लड्डू रहते थे और घर में हम बच्चे रहते थे 12, 13, 14। उस समय वो कोई बहुत हिसाब नहीं था। तो जब चाचा आते थे तो हम सारे झगड़ पड़ते थे कि हमको लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए, लड्डू चाहिए। तो चाचा जी कहते हैं झगड़ा मत करो। फिर उन्होंने क्या कहा, चलो एक कतार में खड़े हो जाओ। अब एक कतार में खड़े होने पर भी पिछले 3 लोगों को लड्डू तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि लड्डू है 10, बच्चे हैं 13 और बच्चे भी मेरे जैसे हैं जो अपना लड्डू दूसरे को देते नहीं है। तो हमेशा चलो, फिर उन्होंने कहा चलो ऊंचाई के हिसाब से कतार में खड़े रहो। तो फिर जो सबसे ऊंचे पीछे के 3 बच्चे हैं उनको कभी नहीं मिलेगा, फिर वो रोने लगते। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि सबसे ऊंचा आगे आ जाओ, सबसे छोटा है पीछे चले जाओ। तो वो छोटे बच्चे रोने लगे, हमको लड्डू नहीं मिला। फिर तीसरे दिन उन्होंने और दिमाग लड़ाया कि कल जिन 3 बच्चों को नहीं मिला था वो पहले आगे आ जाओ, उनको दे दिए, अभी बाकी सब कतार में आ जाओ। तो फिर भी 3 बच्चों का मुंह ऐसा सूखा हुआ, उनको पहले क्यों दिया? अरे भाई कल उनको नहीं दिया था। यानी लॉजिक समझ में आता है परंतु फिर भी मन नहीं मानता, ये मनुष्य स्वभाव है। तो बात क्या है कि जब तक लड्डू 10 है और खाने वाले 14 लोग हैं तो असंतोष समाज में रहेगा। परंतु कौन से समाज में? गुजराती समाज में, जिस समाज की ख्याति ऐसी है कि पूरे दुनिया में जहां जाता है वो नौकरी नहीं करता, उद्योग धंधा करता है और वहां के लोगों को नौकरी देता है, उस समाज में आरक्षण पर आंदोलन हो। और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं गुजरात की जनता के सामने बोल रहा हूं। तो मेरा कहना है, माए बाप इतने लड्डू निर्माण करो कि भारत के सारे बच्चे खाकर खाकर खुश हो जाए। आप में वो पराक्रम है और इसलिए जो आरक्षण का आंदोलन कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा प्यार से समझाओ कि गुजरात की इज्जत को आरक्षण का आंदोलन शोभा नहीं देता। तो ये तो हो गई आरक्षण की बात। फिर तीसरी बात जो अंबेडकर के बारे में कही जाती है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। तो अब ये धर्म परिवर्तन की बात क्या है कि अंबेडकर के पूर्व की किमान 8 घटनाएं मैं बताता हूं, 80 भी बता सकता हूं। जो अयोध्या दास नाम के जो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर तमिलनाडु में वो बुद्धिस्ट बन गए। वहां के कई सारे दलितों को बुद्धिस्ट बनाया। सन था 1910। इया कन्नू नाम का आंध्र प्रदेश का नेता था, उन्होंने बुद्धिस्ट बनने की मुहिम चलाई थी। सन था 1930। आचार्य ईश्वर दत्त मेधार्थी नाम का आर्य समाज का बहुत बड़ा नेता था, बहुत प्रतिभावान व्यक्ति था। गुरुकुल कांगड़ी में सीखा था, पाली, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और 6 भाषाओं का ज्ञाता था। परंतु हिंदू समाज के, सवर्ण हिंदू समाज के व्यवहार से व्यथित होकर 10 साल के लिए बुद्धिस्ट बना। उसके बाद फिर से आर्य समाजी बना। जब नासिक में अंबेडकर जी की उपस्थिति में सत्याग्रह हुआ और कालाराम मंदिर, कौन सा धर्म ऐसा होगा कि आपके मंदिर में हम आना चाहते हैं, ऐसा कहकर उसी धर्म के भक्त आ रहे हैं और उसी धर्म के भक्त उन पर पत्थर मार रहे, लाठियां मार रहे। तो वो जब सत्याग्रह हुआ और रात को जब सभा हो गई, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को सर फूटा है, तो सारे महार युवक गुस्सा होकर अंबेडकर जी को कहने लगे कि हमको इस धर्म में नहीं रहना है, हम अभी मुसलमान बनेंगे। अंबेडकर जी ने उनको कहा कि निर्णय इतना आसान नहीं है, मैं भी इस पर बहुत सोच रहा हूं, कृपया थोड़ी देर रुकिए। फिर 1936 में 35 में उन्होंने कहा कि हिंदू करके जन्मा हूं, हिंदू करके नहीं मरूंगा। 1931 के सेंसस में कोचीन का सेंसस कमिश्नर लिखता है कि केवल 96 लोगों ने, 96 लोगों ने
अपने आप की एंट्री बुद्धिस्ट करके की। तो ये सेंसस कमिश्नर को लगा कि ये कहां से 96 बुद्धिस्ट आ गए, तो उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम दलित है और ये सवर्ण समाज का जो हमारे प्रति व्यवहार है उससे उद्विग्न होकर हमने कहा कि हम बुद्धिस्ट है। तो आपको किसने दीक्षा दी? नहीं, कोई किसी ने दीक्षा वीक्षा नहीं दी, हम ऐसे ही बुद्धिस्ट बन गए, उन्होंने कहा। तो ये एक ट्रेंड दलित समाज में चल पड़ा था। 36 में जब सिख मिशन परिषद में अंबेडकर गए, 35 में उन्होंने घोषणा की, तो बाद में वो टटोल रहे थे कि कौन से धर्म में जाना। तो सिख मिशन परिषद में 36 में जब अंबेडकर गए तो अंबेडकर तो वहां से वापस आ गए, परंतु केरल और 8 राज्यों के 50 दलित नेताओं ने वहां सिख पंथ का स्वीकार किया था। फिर अंबेडकर और ये पेरियार रामस्वामी नायकर, इनका रंगून में 1954 में भेंट हो गई। तो अंबेडकर ने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं और लगभग मैंने मन बना लिया है कि मैं बुद्धिस्ट बनूंगा। तो रामस्वामी नायकर ने कहा कि मैं हिंदू इसलिए रहूंगा कि मुझे हिंदू समाज को गालियां देनी है। अब हर एक की एक होती है साइकोलॉजी। उसी तमिलनाडु के MC राजा नाम के दलित लीडर थे और ये दलित लीडर डॉक्टर मुंजे के संपर्क में हमेशा रहते थे। तो जब अंबेडकर ने 35 में घोषणा की तो हिंदू महासभा के जो नेता थे डॉक्टर मुंजे, वो अंबेडकर को मिलने गए 1936 में। उनकी कुछ चर्चा हुई, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो गया, क्यों बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऑप्शंस क्या है वगैरह वगैरह। तो मुंजे ने MC राजा को वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। वो जो अंबेडकर का स्टेटमेंट आया ना, जो आपने कहा कि अगर ईसाई और मुस्लिम बनते हैं तो दलित लोग अराष्ट्रीय बन जाएंगे। अब ये नेशनल पॉलिटी में पब्लिकली ऐसा स्टेटमेंट जनरली कोई करता नहीं है, तो ये अंबेडकर का भी कैसा आया, मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी। तो ये जो है, ये मुंजे और अंबेडकर जी के बीच के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें ये पॉइंट है कि अगर अंबेडकर कहते हैं कि अगर मुस्लिम या ईसाई बनते हैं तो दलित अराष्ट्रीय हो जाएंगे। ये डॉक्टर मुंजे ने ये नोट वैसी की वैसी MC राजा को भेजी कि इस पर आपका ओपिनियन क्या है बताइए। MC राजा तब तक गांधी जी के निकट जा चुके थे, तो MC राजा ने वो गांधी जी को भेजी। गांधी जी ने कहा कि इसको पब्लिश करो। MC राजा ने डॉक्टर मुंजे जी के पास नागपुर भेजी कि गांधी जी कह रहे इसको पब्लिश करो, तो पब्लिश करूं क्या? उस समय डॉक्टर मुंजे नागपुर में नहीं थे, तो उनका उत्तर नहीं आया, इसलिए उनका होकार मानकर MC राजा ने उसको पब्लिश किया। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के 24 जुलाई 1936 में वो सब छप कर आया। बाद में अंबेडकर जी ने इतना ही कहा कि ये पब्लिश करने से पहले MC राजा मुझसे पूछते तो अच्छा होता, परंतु उन्होंने डिनाई नहीं किया। और जब इतना स्पष्ट ओपिनियन है कि अगर मुसलमान ईसाई बनने से मेरा दलित अराष्ट्रीय बन जाएगा, तो उसके आगे इस पर बहुत कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब बौद्ध मत उन्होंने स्वीकारा 1956 में, उसके बाद उनके 2 प्रमुख भाषण हुए अंत के 3 महीने में। एक BBC पर भाषण हुआ, उसका टाइटल ही है द ओनली रिप्लाई टू मार्क्स इज बुद्ध। ये उनके BBC के भाषण का टाइटल है। और काठमांडू के परिषद में उनका जो भाषण हुआ उसका भी टाइटल है मार्क्स या बुद्ध। तो किस दिशा में अपने समाज को ले जाना चाहते थे ये उससे स्पष्ट है। और जिस अंबेडकर को विरासत में ब्रिटिश ये हमारे मित्र है, हम आर्य अनार्य है, ऐसा कहने वाली दलित मूवमेंट मिली थी, उस अंबेडकर ने केवल 30 साल के अंतराल में वो सारे भेद मिटाकर उस दलित मूवमेंट को एक सशक्त पॉलिटी के रूप में भारतीय राजनीति में प्रस्थापित किया। अब प्रश्न ये आता है कि अंबेडकर जी की विरासत आज किसके पास है? तो मैं ये मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंत में उन्होंने जो भाषण किया है 25 नवंबर 1949 को, वो अपने निमंत्रण में भी उसी का कोट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि नेशनल स्टेट्समैन के रूप में ये उनका अंतिम भाषण है। उसके बाद वो फिर जो सारे भाषण है उनके पॉलिटिकल स्पीचेस है। तो उस भाषण में वो कहते हैं कि मुझे अगर किसी बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि भारत ने एक बार अपनी आजादी खोई है,
but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम के मदद में राजा दाहर का हिंदू सेनानी ही गया। वो जयचंद ही था जिसने मोहम्मद घोरी को बुलाया। जब शिवाजी हिंदू राज्य स्थापना के लिए लड़ रहा था तो मराठा सरदार ही उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ये मैं बंच ऑफ थॉट्स का कोट नहीं दे रहा हूं, अंबेडकर जी के भाषण का दे रहा हूं। तो कौन सी विरासत के साथ अंबेडकर अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये इस भाषण से दिखता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये ट्रेचरी अगर नहीं होती है तो ये इस देश की आजादी बचेगी। ये ट्रेचरी ना हो हिंदू समाज में, इसके लिए प्रयास करने वाला कौन है? ऐसा जो भी कोई संस्था संगठन है उसके पास अंबेडकर की विरासत है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये विरासत हमको बचा के रखना है तो 3 चीजें हमको करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी उस दिशा में कार्य करती है, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को स्टिक करो ऐसा कहते हैं तो देन यू क्रॉस नक्सलिज्म आउट ऑफ योर मैप। तो सच्चा अंबेडकर भक्त नक्सलाइट नहीं हो सकता। वो कहते हैं सेकंड थिंग इज not to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with power which will enable him to subvert the institutions. कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके सामने इतना मत झुको कि वो इंस्टीट्यूशंस को ही सबवर्ट कर दे। तो सारे परिवारवाद मानने वाले सारी राजनीतिक पार्टियां और एक ही परिवार का नेतृत्व मानने वाली नेशनल पार्टी विरासत से बाद हो गई। तो अंबेडकर की विरासत किसके पास है? तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो यहां आ गई, जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और सोशल डेमोक्रेसी के 3 प्रिंसिपल्स है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता तो आ गई, समता और बंधुता के लिए जब प्रयास करेंगे तब ये आजादी टिकेगी। समता और बंधुता के लिए प्रयास करने वाली पिछले 50 साल में देश में कौन सा संगठन, कौन सी संस्था, कौन सा विचार है? तो जो हिंदू समाज को ट्रेचरी से बचाता है, जो समाज में समता और बंधुता का विचार फैलाता है, और जो किसी भी व्यक्ति पूजा को नहीं मानता, ऐसा जो भी कोई होगा आपके मन में आप उत्तर ढूंढिए, वह अंबेडकर का विरासत है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में ये कहा कि अंबेडकर ने जीवन में क्या किया इस पर उसका मूल्यमापन नहीं हो सकता। उसके 50 साल बाद, 100 साल बाद आज जो देश में परिणाम अंबेडकर के मूवमेंट के आ रहे हैं, पेरियार नायकर, MC राजा हिंदू रहे, परंतु तमिलनाडु और आंध्र में सारे दलित मूवमेंट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ता चला गया। और अंबेडकर को मानने वाला उत्तर भारत बहुजन समाज पार्टी के रूप में देशभक्त बनकर खड़ा हुआ है। तो ऐसी दृष्टि से अगर हम सोचेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि अंबेडकर की महत्ता क्या है और उनकी विरासत आज किसके पास है। इतने गहन विषय को आपने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आपको शत शत धन्यवाद। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, विचारधारा के बारे में एक विस्तृत विशद विवरण अभी आपने सुना। हम आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी अपना यह कार्यक्रम अपने अंतिम स्वरूप की तरफ है। आभार ज्ञापन के लिए मैं माननीय तुलसी भाई को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व एक सूचना है, आभार ज्ञापन के बाद में वंदे मातरम होगा। अपने कार्यक्रम में संपूर्ण पूरा वंदे मातरम गाने की परंपरा है। आपसे निवेदन है कि पूरे वंदे मातरम के दौरान आप अपने स्थान पर खड़े रहें। आभार ज्ञापन के लिए तुलसी भाई। આજના કાર્યક્રમમાં મંચ પર ઉપસ્થિત માનनीय मिनिल जी ओक, प्रमुख अखिल भारतीय अभिलेखागार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज अपने बीच में है और हमको बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के बारे में आज हमको सब सुनाया, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो
ऑडिटोरियम है जीवन भारती का, जो उपलब्ध हुआ है, उसके लिए उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर आंबेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट तेमज भारतीय विचार मंच के आमंत्रण को स्वीकार करके आप सब लोग आए और शांति से पूरा कार्यक्रम सुना, इसलिए आप सब भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले, अबला क्यों माए तो रिपुदल वारिणी मातरम् वन्दे मातरम्। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि रुधि तुम्हि मर्म, त्वं हि प्राणात् शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति, हृदये तुम्हि मा भक्ति, तो मारई प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरम् वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां मातरम्, नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरम्। धरणीं भरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय।